हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑलवेज न्यू पर। यह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी सब्जेक्टों का बारी बारी से अध्ययन करवाया जाता है, तो आपका इस पर स्वागत है। चलते हैं, आज पढ़ते हैं हम लोग भारत माता के सबसे बड़े सपूत शहीद आजम भगत सिंह, जिनका नाम क्या था, भगत सिंह, इनकी जीवनी के बारे में। ये तो एक बहुत बड़े स्कूल थे, क्योंकि छोटे से उम्र में इन्होंने जितनी बातें लिख दी, एक वीडियो और एक किताब, एक कहानी के माध्यम से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी इनके बारे में, जीवनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए और ध्यानपूर्वक सुनिए, सब कुछ बारी बारी से समझ में आ जाएगी। एक बार इनके बारे में कहना है, एक बार की बात है कि तकरीबन ये 6 या 7 वर्ष के थे। इनके पिताजी और इनके चाचा एक खेतों में पौधे बो रहे थे, फसल बो रहे थे। तब ये घर से निकलते हैं और कुछ ही दूरी पर उनका खेत था, वो वहां जाते हैं और कहते हैं, अपने पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी आप ये फसल क्यों बोते हैं। तो इनके पिताजी कहते हैं कि बेटे, जब ये बड़ा होता है ना, तो हमें ऐसे ही बीज, बहुत सारे बीज देते हैं, बहुत सारे अनाज देते हैं हमें। वो क्या करते हैं, चले जाते हैं घर और घर से एक बंदूक ले आते हैं और बंदूक को वहां पर बोने लगते हैं, मिट्टी में गाड़ने लगते हैं। तो इनके पिताजी देखते हैं, कहते हैं बेटे ये क्या कर रहे हो। तो कहा, पिताजी आपने तो कहा था ना कि बीज बोने से, एक बीज बोते हैं बहुत सारे बीज निकलते हैं, तो हम एक बंदूक बोएंगे, बहुत सारे बंदूक निकलेंगे, फिर इसी बंदूक से हम अंग्रेजों को मार भगाएंगे। देखिए, एक 7 साल का लड़का के दिमाग का क्या जज्बा था। ऐसे ही सपूत थे हमारे भगत सिंह, ठीक है ना। इन्होंने एक बार अपने बारे में क्या लिखा था, सुनिएगा। अपने बारे में लिखा था कि हमारी कलम इस तरह वाकिफ है हमारी जिंदगी से, जज्बातों से, कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। इन्होंने क्या कहा, फिर से सुनिएगा। इन्होंने कहा कि हमारी कलम इस तरह वाकिफ है हमारे जज्बातों से कि मैं अगर इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। अर्थात इन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी इनकलाबियों की तरह बन चुकी है, अगर मैं इश्क भी करना चाहूं तो वो इश्क नहीं, वो इनकलाब बन जाता है। अर्थात ऐसे थे हमारे भगत सिंह। इनकी जिंदगी के बारे में कई रोचक तथ्य हैं। जब ये तकरीबन 12 साल के हुए, उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जब ये 12 वर्ष के थे, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इनके घर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरियों पर थी जलियांवाला बाग। ये अपने घर से जब इस कहानी सुने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, तो उस समय का ये छोटा सा लड़का वहां से चले गए कहां, जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग में जाने के बाद वहां की मिट्टी को उठा करके अपने माथे पर लगाए और थोड़ी सी मिट्टी उठा करके घर आ गए। आते आते काफी देर हो चुकी थी, रात्रि होने वाली थी। घर के लोग, सभी लोग चिंतित थे कि कहां गया है। जब ये पहुंचे मिट्टी लेकर के घर में, जो सबसे ऊंचा जगह था, पूजा स्थल जिसको कहते हैं, पूजा स्थल पर रख करके उस मिट्टी, क्योंकि रुमाल में वो मिट्टी बांध करके लाए थे, और बोले थे ये हमारे वीर सपूतों की खून से लदी हुई मिट्टी है और इसकी रोज वो पूजा करते थे। ऐसे ही वाकिफ थे हमारे। ये जब छोटे ही थे, 3 वर्ष के ही थे जब, तो इनके गांव के ही एक लड़का था जिनका नाम था सराफा नाम था। सराफा की फांसी दे दी गई और उनके बाद से काफी प्रेरित हुए, और तब से ये अपने जेब में एक उस सराफा का फोटो लेकर के घुमा करते थे। तो ऐसे हमारे थे, कभी अंग्रेजों से कभी डरे नहीं, कभी उनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं, अंतिम जीवन तक हुआ हमेशा मुकाबला लेते रहे। अर्थात इन्होंने क्या क्या जिंदगी में किया है, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके बारे में लिख पाना तो संभव है नहीं, इसलिए हमने थोड़ा सा उनका जीवनी यहाँ कवर करने की कोशिश किया है। अब आप वीडियो में बने रहिए और देखिए। चलते हैं, इनके बारे में देखते हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है, और हमारे पाठ के हिसाब से क्या क्या है उसको भी थोड़ा सा देखते चलेंगे, ठीक है। सुनना मेरे भाई, भगत सिंह का जन्म, यानी कि लेखक का नाम क्या है, भगत सिंह। हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्लास जो 12th हैं, हिंदी दिगंत भाग 2, उनके जो लेसन 6 हैं, एक पत्र और एक लेख, जिनके राइटर हैं हमारे भगत सिंह। उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, कहानियां लिखी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो लेखक का क्या नाम, भगत सिंह, ठीक है। जन्म कब हुआ, 28 सितंबर 1907, क्लियर, 28 सितंबर 1907। और मृत्यु कब हुई, यानी शहादत उनकी कब हुई,
तो 23 मार्च 1931, यानी पूरा 24 वर्ष भी नहीं बीता, मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। बहुत सारी रोचक बातें हैं, आगे हम लोग चलेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके। यानी कि 23 वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी की सजा हुई। कब हुई? तो 7:33 पर शाम को लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में ये इनके दो और साथी थे जिनका नाम था, एक थे, नाम नहीं ध्यान में है, जो भी थे, ये 3 व्यक्ति, इनके 3 मित्र थे और तीनों मित्रों को फांसी की सजा होती है, जिनमें 23 मार्च 1931 को शाम को 7 बजे में। जन्म स्थान बंगाचक, नंबर 105, गुगैरा ब्रांच, वर्तमान में लायलपुर, जो पाकिस्तान में पड़ती है। ये क्योंकि देश का विभाजन होने के कारण वो पाकिस्तान में हो गया, तो ये ऐसे सपूत हैं जो दोनों देशों के लिए, यानी पाकिस्तान में भी इनकी वीरता की चर्चा की जाती है और भारत में भी इनकी वीरता की चर्चा की जाती है, क्योंकि पहले भारत के थे, अब पाकिस्तान में इनका घर चला गया है। ठीक है, चलते हैं। तो इनका जन्म कहां हुआ? तो बंगाचक, याद रखेंगे, 105 नंबर गली, 105, गुरेरा ब्रांच, वर्तमान लायलपुर, पाकिस्तान में। फिर पैतृक गांव, यानी कि जहां इनके दादाजी पिताजी रहा करते थे, उनका नाम है खटकर कला, पंजाब, वो पंजाब में है अभी, यानी इनके पैतृक गांव भारत में रह गया और इनका जो निवास स्थान था, जन्म स्थान, जहां ये जन्म लिए थे, वो चला गया पाकिस्तान में। चलिए आगे चलते हैं। इनकी माता का नाम था विद्यावती। याद रखना मेरे भाई, यहां से एग्जाम में आता है कि भगत सिंह के माता का क्या नाम? तो विद्यावती, और पिता का क्या नाम? तो सरदार किशन सिंह। याद रखिएगा, सरदार किशन सिंह। इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह, माता का नाम विद्यावती। कोई डाउट? चलिए, तो आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आई होगी कि इनका जन्म कब हुआ। तो जन्म है 1907, कब तारीख? तो 28 सितंबर। मृत्यु यानी कि शहादत 23 मार्च 1931 शाम को 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी की सजा हुई थी। इनका जन्म स्थान कहां था? तो याद रखेंगे, लायलपुर, जो पाकिस्तान में है, और पैतृक गांव खटकर कला, पंजाब में। माता पिता, माता का नाम विद्यावती, पिता का नाम सरदार किशन सिंह। अब थोड़ा सा इनके परिवार के बारे में देखते हैं। देखिए, इनका जो पूरा परिवार था ना, याद रखेंगे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके पूरे परिवार की बात करें तो सब लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या भगत सिंह को कोई रोकता नहीं था? नहीं, भगत सिंह को कोई नहीं रोकता था, क्योंकि पूरे परिवार ही स्वतंत्रता में लगे हुए थे, देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। सुनते हैं थोड़ा सा उनकी कहानी। देखिए, उनके पिताजी और चाचा, यानी उनके पिता जो थे सरदार किशन सिंह और उनके चाचा थे अजीत सिंह, ये लाला लाजपत राय के सहयोगी रहे हैं। यानी लाला लाजपत राय आप जानते होंगे कि गर्म दल के नेता थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीनों जो गर्म दल के लोग थे, यानी कि इनके सहयोगी रहे, क्योंकि पंजाब से लाला लाजपत राय थे तो पंजाब के ये भी थे, तो इसलिए वो लोग उनका सहयोगी थे, सहयोग करते थे। कौन कौन? तो इनके पिताजी किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह। किशन सिंह तो कई बार जेल गए हैं, कई बार जेल गए हैं। किसके कारण? तो स्वतंत्रता सेनानी का सहयोग देने के कारण। और साथ ही साथ चाचा अजीत सिंह को बहुत यातनाएं सहनी पड़ी और वे यहां से अपने आप पर लगभग इन पर 22 केसें थी। किसके? देशद्रोह का 22 की मुकदमा चलवाया जा रहा था इन पर, इसीलिए ये यहां से क्या हो गए मांडले जेल, और मांडले जेल से इनको देश निकालों की सजा हुई और वो चले गए विदेश। विदेश में जाकर के मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे, यानी मुक्ति संग्राम, यानी वहां विदेश में जाकर के लोगों को कहे कि भारत पर अंग्रेजों का बहुत बड़ा अत्याचार है, ये हम लोगों को काफी अत्याचार कर रहा है, भारत को मुक्त होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा एक वहां पर आंदोलन कर रहे थे, लोगों को सहयोग ले रहे थे। कौन? उनके चाचा अजीत सिंह जी। ठीक है, इसके बाद उनके छोटे चाचा स्वर्ण सिंह, ये भी क्रांतिकारी ही थे। इनको जेल में काफी यातनाएं दी गई, जिसके कारण 1910 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? तो आपने क्या समझा अभी तक कि इनका पूरा परिवार, देखिए, इनके पिताजी, इनके चाचा दोनों कौन कौन? तो पहला अजीत सिंह और दूसरा इनके छोटे चाचा था जिनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। ये भी क्या थे? एक क्रांतिकारी ही थे, बहुत ही बड़े मतलब थे। बता रहे थे इनके चाचा जो थे स्वर्ण सिंह, छोटे चाचा, जिनको जेल में काफी यातनाएं दी गई, जिसके कारण इनकी मृत्यु 1910 ईस्वी में जेल में ही हो गई थी। इसके बाद
इनके शहादत के बाद, किनके शहादत, भगत सिंह के शहादत 1931 के बाद उनके दो भाई, छोटे भाई थे, जिनका नाम था कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, जिनको देवली कैंप जेल में रखा गया था। देखिए वहां पर इनके भाई को भी नहीं छोड़ा गया, इनके भाई को भी जेल में रखा गया और इसके बाद ये 1946 तक उस जेल में रहे, फिर 1946 के बाद बाहर आते हैं। अब समझिए 31 से 46 लगभग 15 वर्षों तक वो जेल में रहते हैं वहां पर उनके भाई। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो उनके परिवार के जो सदस्य थे, उनके चाचा, उनके भाई, उनके पिता, तो सभी देश के विद्रोह में लगे हुए थे, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में लगे हुए थे, अंग्रेजों के विद्रोह में लगे हुए थे, जिसके कारण इन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, याद रखना कि भगत सिंह के पूरा परिवार कैसा था, तो स्वतंत्रता सेनानी थे। क्लियर। भगत सिंह का जन्म कब हुआ, तो 1907। मृत्यु कब हुई, यानी शहादत कब हुई, 1931। उनकी माता का नाम विद्यावती, पिता का नाम किशन सिंह, उनके चाचा का नाम, एक चाचा का नाम था अजीत सिंह, दूसरे चाचा का नाम था स्वर्ण सिंह, भाई कौन थे, कुलवीर और कुलतार सिंह। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। इनकी शिक्षा दीक्षा, जब इतने बड़े हैं तो इनकी शिक्षा दीक्षा कहां से हुई है, थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। इनकी शिक्षा हुई है, पहले 4 साल अपने गांव की प्राथमिक शिक्षा पढ़े, यानी जहां इनका जन्म हुआ था गांव में ही 4 साल रह करके उन्होंने प्राथमिक स्कूल में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद यानी 4वीं क्लास तक वहां पढ़े हैं। पढ़ने के बाद फिर लाहौर के DAV स्कूल, दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल से उन्होंने वर्ग 9वीं तक की पढ़ाई की। क्लियर। 4 साल कहां रहे, गांव में रहे, गांव में पढ़े। गांव के बाद 4वीं के बाद वो चले गए कहां चले गए, लाहौर। लाहौर के DAV एक स्कूल है, वहां से 9वीं तक की पढ़ाई करते हैं। बाद में चले जाते हैं नेशनल कॉलेज लाहौर से FA किया, फिर BA यानी कि BA के, और वहां पढ़ाई के दौरान ही क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। जब पढ़ ही रहे थे तभी इनके मन में, क्योंकि बचपन से ही क्रांतिकारी विचार के थे, तो कॉलेज में ही ये क्या कर लिए, बहुत सारे जो छात्र थे, युवा छात्र, ये लोग आपस में संगठन बना लिए और इन लोगों का, इनका मानना था कि अभी देश को युवाओं की जरूरत है, देश को युवाओं की जरूरत है। इसलिए उसी जगह यानी कॉलेज में ही BA में जब पढ़ रहे थे तो इन्होंने एक संगठन बना लिया और वहां से वो लोग क्रांति में शामिल हो गए। क्लियर। तो पढ़ाई की बात समझ गए, कहां से कहां, तो सबसे पहले उन्होंने 4 वर्ष स्कूल में पढ़े, फिर गांव के स्कूल में, फिर चले गए DAV, वहां तक 9वीं की क्लास, फिर लाहौर से उन्होंने BA किए और मतलब वहीं BA करते थे, वहीं से वो चले गए क्रांति में। अब चलते हैं आगे की बात। इनका स्वभाव देखते हैं थोड़ा सा, किस तरह के स्वभाव के लोग थे। बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 में गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण। देखिए बचपन से ही करतार सिंह सराभा एक इनके गांव के व्यक्ति थे, बहुत ही क्रांतिकारी थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दिया। फांसी देने के कारण जब ये बड़े हुए, जब उनके बारे में सुने तो उनकी बातों से ये काफी प्रेरित हुए और वो उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानने लगे कि भाई उनकी जो जीवनी है वैसा ही मैं बनूंगा और इसका मैं बदला लूंगा। और वो उस समय से करतार सिंह सराभा का एक तस्वीर, फोटो अपनी जेब में लेकर के घुमा करते थे। ऐसे व्यक्ति थे। इतना ही नहीं, 1914 में गदर पार्टी की स्थापना हो चुकी थी, तो गदर पार्टी की स्थापना से ये काफी आकर्षित हुए थे और सराभा के निर्भीक कुर्बानी का मन अस्थायी और गहरा असर पड़ा इन पर। यानी कि जो सराभा थे उन्होंने जो निर्भीक रूप से, माने कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके और हंसते हंसते फांसी पर लटक गए, इनकी बातों से ये काफी प्रभावित होते हैं। और 16 नवंबर 1915 को सराभा को जो फांसी होती है, उसके उस समय इनकी उम्र कितनी बात थी, मात्र 8 वर्ष। 8 वर्ष में ही ये समझ लिए थे कि हमारे गांव के सराभा को जब फांसी हुई है तो मैं इसका बदला लूंगा, और वे सराभा के तस्वीर अपनी जेब में लेकर के घूमते थे। देखिए ये इतना ही नहीं, बहुत मतलब ये काफी सराभा से प्रेरित हो गए थे, माने उनकी बातों से काफी उत्सुक हो गए थे। क्लियर। तो ये बचपन की उनकी कुछ रोचक बातें, और हमने पहले आपको बताई कि ये बचपन में ही कई चीजों से काफी आकर्षित हुए थे और इनके मन में बचपन से ही देश प्रेम की भावना थी, देश को आगे बढ़ाने की, और कभी अंग्रेजों से डरते नहीं थे, कभी उनके सामने गिड़गिड़ाते नहीं थे। वो आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है, सुनिएगा थोड़ा सा आगे। अब उनकी गतिविधियां समझिएगा। 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग, यानी 1907 में इनकी जन्म हुई है, 1919 में जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को हुआ था, तो 19 से 7 अगर माइनस किया जाए
तो आपको मिलेंगे कितने, 12। यानी 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर के, गतिविधि को लेकर के वो वहां पर गए थे और उस सबको देखे थे। मैंने उनके बारे में बताया कि वहां गए, वहां से मिट्टी लेकर के आए और रोज उनकी पूजा करते थे। ठीक है, ऐसे थे हमारे कौन, भगत सिंह जी। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया। देखिए, ये जब 1920 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, देश काफी तीव्र पर थी, ऐसा लग रहा था कि भारत में अंग्रेजों की नींव उखड़ जाएगी, वो यहां से चला जाएगा। जब काफी मतलब उत्साह से काम लोग कर रहे थे, 1920 में जब असहयोग आंदोलन चला तो उसमें हमारे भगत सिंह भी क्या हुए, शामिल हो गए थे। भगत सिंह भी काम कर रहे थे, लेकिन 1922 में जब चौरी चौरा घटना हुआ तो गांधी जी का मानना हुआ कि ये एक अहिंसक घटना है और हिंसक घटना हम नहीं चाहते हैं। लोग मरेंगे, उनकी जवाबदेही हम पर आ जाएगी, उनका पाप हम पर आ जाएगा, इसलिए गांधी जी चाहते थे कि अहिंसा से हम लोग देश को आजाद कराएंगे। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस जब लिया तो गांधी जी को, भगत सिंह को उनसे मोह भंग हो गया। यानी गांधी जी के इस क्रियाकलाप से सबसे ज्यादा दुख हुआ तो भगत सिंह को हुआ, जबकि उस कांग्रेस में वो नहीं थे, कांग्रेस में नहीं थे, ये समाजवाद और मार्क्सवादी विचार के थे लोग। यानी इनको जो हमारे लेनिन थे, लेनिन जो रूस के थे, इतना ही नहीं, रूसो इन सब के विचार से काफी प्रेरित थे, तो इसीलिए कांग्रेस में शामिल नहीं थे। लेकिन फिर भी कांग्रेस के काम से ये काफी दुखी हुए और खास करके ये उससे मोह भंग हो गया उनको। मैंने कांग्रेस में वो शामिल नहीं हुए, महात्मा गांधी को अपना जो आदर्श मानते थे वो मानना छोड़ दिए, क्योंकि उनका मानना था कि जब देश इतनी तीव्र गति पर थी तो उन्हें असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, इसीलिए उन्हें गांधी जी से मुंह क्या हो गया, भंग हो जाता है। ठीक है, 1927 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर चले गए। गणेश शंकर विद्यार्थी का पत्र प्रताप में सेवाएं दी। देखिए, जब वे थोड़ा सा बड़े हुए, ठीक है, बड़े हुए 1927 में पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई छोड़कर वे घर को भी छोड़ दिए और कहां चले गए, कानपुर चले गए। और कानपुर जाने के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी का पत्र एक था उनका, जिनका नाम था प्रताप में वे काम किए। 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। देखिए, ये अपने नेतृत्व में 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। नौजवान भारत, क्योंकि उनका मानना था कि अभी भारत को ना जवानों की, यानी युवा लोगों की जरूरत है, और वो सभी युवाओं को इकट्ठा कर रहे थे जो युवा लोग थे, क्योंकि वो उनका मानना था कि बूढ़े लोग क्या करेंगे, क्या जोश, क्या उत्साह, इसीलिए ऐसे लोगों को जोड़ना है जिनकी उम्र 17 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष हो, ऐसे लोगों को वो जोड़ रहे थे, युवाओं को वो जोड़ रहे थे उसमें। ठीक है, इनकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। ये पंजाब ही नहीं, उसके अलावा वो विभिन्न शहरों में इनकी शाखाएं स्थापित की गई। और 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, याद रखेंगे, इंडियन सोशलिस्ट प्रजातांत्रिक संघ, यानी कि भारत हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया। बाद में क्रांतिकारियों आंदोलन का सघन रूप से छेड़ दिया। इन्होंने कुल मिलाकर के कहिए तो आंदोलन का शुरुआत कर दी, श्री गणेश कर दिया वहां से, यानी वो लड़ाई शुरू कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। किसके नेतृत्व में, तो चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, इनके अलावा और से इनके मित्र थे, इन सब के साथ मिलकर के ये काम कर रहे थे। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हो गए। हाँ, इनके 2 मित्र और थे, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु, इन्हीं, हाँ, सुखदेव के साथ फांसी हुई थी इनकी, याद रखेंगे, सुखदेव और राजगुरु के साथ इनको फांसी हुई थी। किसके कारण, तो मेरठ षड्यंत्र में, याद रखेंगे। इनका षड्यंत्र कौन कौन था, मेरठ षड्यंत्र के कारण इनको फांसी हुई थी। इसके कई कारण थे, आगे हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। तो बटुकेश्वर दत्त, देखिए 1929 में जब ये बम फेंके थे केंद्रीय असेंबली में, तो इनका मानना था कि हम अंग्रेजों को कोई आहत नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि जब ये बम फेंके थे तो खाली जगह पर फेंके थे। अगर किसी को आहत पहुंचाना होता तो जहां असेंबली में लोग बैठे हुए थे वहां बम फेंकते, लेकिन ये तो इसलिए फेंके थे कि इनका कहना था कि अंग्रेजी सरकार बहरा हो चुकी है और उसे सुनाने के लिए आवाज की जरूरत है, धमक की जरूरत है, इसलिए उन्होंने बम से सुनाने की कोशिश किया। इतना ही नहीं, बम गिराने के बाद, बम जब असेंबली में फेंके उसके बाद ये पर्चा भी फेंके और नारा लगाए, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए।
लगाने के बाद जब पुलिस इन्हें पकड़ने की आई तो ये एक बार भागे भी नहीं, निर्भीक रूप से एकदम खड़े होकर के पकड़े गए। जब कोर्ट इनको सुनाया फांसी की सजा, तो बहुत सारे लोगों को फांसी सुनते ही पसीना आ जाता है, लेकिन ये निर्भीक रूप से फांसी की सजा के लिए सुन लिए। कभी अपील भी नहीं किए, कभी अपील नहीं किए कि मुझे फांसी सजा नहीं दिया जाए या गिड़गिड़ाना, किसी तरह की बातें नहीं। हंसते खेलते चले गए जेल, और जेल में जाने के बाद वहां से ही कई पत्र पत्रिकाएं भी लिखे हैं, और वो सब इनके बारे में। हाँ, कुछ लोग इनके जो थे जिन्होंने फांसी की सजा के लिए माफी मांगने के लिए या अन्य प्रकार की बातें अंग्रेजी सरकार से की, लेकिन कभी ये भी झुकने की कोशिश नहीं किए थे। ठीक है, तो ऐसे हमारे वीर सपूत थे। वीर सपूत कौन? भगत सिंह, जिन्हें हम शत शत नमन करते हैं। चलते हैं आगे, उनकी रचना देखते हैं। सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी की बात देखते हैं। उनकी गिरफ्तारी कब हुई थी? एक बार की बात है, अक्टूबर 1926 में दशहरा के मेले में बम विस्फोट के कारण मई 1927 में इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। ठीक है, यानी एक बार इनकी गिरफ्तारी कब होती है? 1926 में दशहरा के मेले में बम विस्फोट के कारण। देखिए, ये तो क्रांतिकारी विचार के थे ही। क्या होता है, जब 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आता है, तो साइमन कमीशन भारत जब आता है तो हमारे क्रांतिकारी जितने भी लोग थे, सब लोग, मुस्लिम लीग के सदस्य भी कुछ में थे, कांग्रेस थे, सब उसका विरोध कर रहे थे कि साइमन कमीशन भारत नहीं उतरेगी। जब भारत नहीं उतरेगी तो उसका विरोध किया जा रहा था, काले झंडों से उनका स्वागत किया जा रहा था, और साइमन कमीशन गो, यानी साइमन कमीशन जाओ, ऐसा का नारा लगाया जा रहा था, जिसका नेतृत्व पंजाब में कर रहे थे हमारे कौन? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को काफी बेरहमी से पीटा जाता है, लगभग 200 लाठियां उनके सीने में मारी जाती है, जिसके कारण वो बीमार, मतलब काफी आहत हो जाते हैं, और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराई जाती है, लेकिन उनकी मृत्यु वहां हो जाती है। इसके बाद भगत सिंह को जब ये बात मालूम होता है, भगत सिंह को जब ये बात मालूम होती है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने सोचा कि चलो इनका बदला लिया जाए, और मारने वाले जो लोग थे उनको मारने के लिए ये लोग प्लान बना लिए, और प्लान बना करके जैसे ही वो पहुंचते हैं, लेकिन गलती हो जाती है थोड़ी सी कि मारना जिनको था उन्हें मार नहीं पाते हैं, और बदले में दूसरे व्यक्ति को ये गोली मार करके हत्या कर देते हैं। इनका भी इन पर जो सैडर्स थे, सैडर्स की हत्या हुई थी, वो हम आगे देखेंगे। तो सैडर्स की हत्या होने के बाद इन पर यह भी मुकदमा था, इसके अलावा और सारे केस थे, जिनके कारण इन्हें पकड़ करके फांसी की सजा हो जाती है। चलते हैं आगे, थोड़ा सा उनके बारे में विशेष, हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग चैप्टर की तरफ ही चलेंगे ज्यादा। तो हम लोग पढ़ रहे थे, उनकी कुछ रचनाएं हैं, याद रखेंगे कौन कौन रचना है, याद रखिएगा। सबसे पहले है पंजाब की भाषा में और लिपि की समस्या। पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या, ये हिंदी में 1924 में लिखे थे। अब देखिए, 17 में उनका जन्म हुआ, 7 में उनका जन्म हुआ है, और 24 में उन्होंने लिखा है, तब उम्र जोड़ लीजिए 17, 7, 24, यानी 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक अपनी किताब लिखी, जिनका नाम थी कहानियां पंजाब की भाषा, दूसरी थी लिपि की समस्या, तीसरा है विश्व प्रेम, जो कलकत्ता के मतवाला में प्रकाशित हुई थी 1924 में। ठीक है, ये हिंदी लेख थी, कब प्रकाशित हुई? 1924 में ही प्रकाशित हुई थी। कहां? कलकत्ता में जो किताब थी, पत्रिका थी, जिनका नाम था मतवाला, उन्हीं में प्रकाशित हुआ था इनका विश्व प्रेम, ये हिंदी के लेख थे। इसके अलावा युवक, जो मतवाला में ही 1924 में प्रकाशित हुई थी, ये भी हिंदी लेख था, यानी विश्व प्रेम और युवक, ये उनका कलकत्ता के मतवाला एक पत्रिका थी, जिसमें 1924 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये 1930-31 में प्रकाशित हुई। अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीतिक, सत्याग्रह और हड़ताल, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श, अनेक लेख, टिप्पणियां एवं अलग अलग प्रकाशकों में द्वारा भगत सिंह ने अनेक दस्तावेज के रूप में प्रकाशित है। यानी कहने का अर्थ है, इनके बारे में माने इन्होंने बहुत सारे कम उम्र में ही इतनी बातें लिख डाले थे। और कौन कौन? देखिए, जो भी हैं, लग रहा है कि एकदम जोशीला बात लिख रहे हैं, और देखिए क्या क्या लिखे हैं, सुनने से ही पता चलेगा आपको। बम का दर्शन, देखिए बम का दर्शन, भाई बताइए, एक 17 साल का लड़का और बम का दर्शन कर रहा है, तो लिखने में भी वो क्या लिखे होंगे, अंदाज कर लीजिए कि बम कैसे देखे होंगे, क्या क्या उन्होंने लिखा, किया होगा इन सब के बारे में। इसके अलावा उन्होंने लिखा सत्याग्रह और हड़ताल, विद्यार्थी और राजनीति, ये विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए, अछूत समस्या, इसके अलावा मैं नास्तिक क्यों हूं, ये सारे बातें उन्होंने लिखी थी अपने जीवन कालों में, और बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं जो है अनेक प्रकाशकों में प्रकाशित हो चुकी हैं इनकी। चलते हैं, सचिंद्रनाथ सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन,
डॉन की आत्मकथा का अनुवाद उन्होंने किया था। देखिए उनकी एक बंदी जीवन था, किनका, सचिंद्रनाथ सान्याल का लिखा हुआ, उसका भी उन्होंने अनुवाद किया है। इसके बाद डॉन की आत्मकथा, उसका अनुवाद किया। जेल की डायरी भी लिखी। निम्नांकित 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी गई, बताई गई है, लेकिन अभी मिलता नहीं है। उन्होंने और सारी कहानियां लिखी हैं जो मिलता नहीं है। हो सकता है ऐसा कि अंग्रेजों ने उनकी कहानियों को जला दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्या है यह सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन उनकी 4 कहानियां थी जो अभी नहीं मिल रही है, जिनमें था जो अप्राप्य है, समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भगत सिंह की क्रांति आंदोलन का इतिहास और मौत के दरवाजे पर। देखिए ये सब कौन कौन, याद रखिए, देखिए बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और मौत के दरवाजे पर। ये हमारे भगत सिंह के लिखे हुए 4 अन्य पुस्तकें थी जो अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन पुस्तक का नाम है, जो किसी प्रकाशक ने उनको लिखा होगा, लेकिन पुस्तक नहीं मिलने के कारण उनका प्रकाशन नहीं हो सका। क्लियर? तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आई होगी हमारे भगत सिंह की एक छिटपुट झिपड़ी। हम तो पूरा कहानी सुना नहीं पाए, क्योंकि पूरी कहानी तो कहना हमारा काम था नहीं। हमारा उद्देश्य था आज जो हमारा क्लास 12th का हिंदी का एक लेख है, एक लेख और एक पत्र, उनके बारे में बताना। तो हम उनकी जीवनी के बारे में बताए हैं, थोड़ा था साइड से हम लोग चल दिए थे भगत सिंह के बारे में, क्योंकि वो जैसे जोशीले थे तो थोड़ा सा कहानी तो बनता है, तो हमने बना दिया था थोड़ी सी कहानी। चलते हैं अब वहां से MCQ क्वेश्चन आपने जो अभी पढ़ा था उनमें से कुछ कहानियां सुनते हैं आप लोगों से मेरे भाई। तो बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1। तैयार है ना सब लोग? फटाफट तैयार हो जाइए और कमेंट में आंसर दीजिएगा कि क्या होना चाहिए। नंबर 1, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? यानी जो बड़े चाचा थे, चाचा 2 थे लेकिन बड़े चाचा का क्या नाम था? नंबर 1 है जिनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, अजीत सिंह, करतार सिंह, कुलवीर सिंह, सराभा। कौन थे बताएंगे आप? अजीत सिंह। उनके चाचा का नाम क्या था मेरे भाई? अजीत सिंह। उनके बड़े चाचा, छोटे चाचा का नाम था स्वर्ण सिंह, लेकिन स्वर्ण सिंह के बारे में कोई ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए उनको यहाँ पर नहीं लिखा गया है। लेकिन उनके बड़े चाचा जो अजीत सिंह थे उनके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, इसीलिए लिखा गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? बताएंगे भगत सिंह का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 1930, 1907, 1933, 1931। 1907 को हुई थी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 28 सितंबर 1907 को 7 में लिखेंगे। ठीक, भगत सिंह किसकी एक फोटो जेब में लेकर घूमते थे? भगत सिंह किसकी फोटो लेकर घूमते थे? ऑप्शन है अपनी मां की, अपने पिता की, क्रांतिकारी सराभा की और अंबेडकर जी की। किनकी लेकर घूमते थे? तो क्रांतिकारी सराभा जो थे उनके ही गांव के थे, तो उनकी जीवनी से काफी प्रभावित थे, उनके जीवन से काफी, तो उन्हीं का एक फोटो लेकर के ही अपने घुमा करते थे। भगत सिंह का पूरा परिवार क्या था? अगला क्वेश्चन, भगत सिंह का पूरा परिवार क्या था? चोर थे, ईमानदार थे, देशद्रोही थे, स्वतंत्रता सेनानी थे? क्या बताएंगे मेरे भाई? स्वतंत्रता सेनानी थे। क्लियर? ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है तो आप याद रखिएगा। हाँ, और भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? बताएंगे आप? ऑप्शन 4 है, किशन सिंह, कृष्णमोहन सिंह, गुलाब सिंह, शेर सिंह। बताएंगे? हाँ, इसका आंसर आप हमें कमेंट में भेज देंगे कि क, ख, ग, घ कौन सा है। हम आशा करते हैं आप लोगों को याद होगा, और याद है तो आप कमेंट में हमें डाल देंगे, हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ के जा रहे हैं। तो अभी तक आपने कहानी क्या सुना, एक बार थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं हम लोग। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुई, उनकी शहादत 1931 में हुई। मात्र 23 वर्ष कुछ महीनों में 7:33 शाम को इनकी फांसी की। अब आपके दिमाग में एक बात और आता होगा कि सर हम तो ऐसा सुनते हैं कि शाम को फांसी की सजा नहीं होती है। देखिए, इनको फांसी होना था एक दिन बाद। ठीक है, एक दिन बाद इनको फांसी की सजा होनी थी, लेकिन एक दिन पहले यानी शाम को फांसी की सजा दी जाती है। इसके पीछे कारण था क्योंकि ये इतने बड़े क्रांतिकारी थे, पंजाब में इनकी इतनी लोकप्रियता हो चुकी थी कि अंग्रेज डर गई कि अगर उस समय फांसी दिया जाएगा तो हो सकता है कि कुछ हंगामा हो जाए। तो वह हंगामा को रोकने के लिए शाम को ही फांसी दे करके और इनके शव को यानी लाश को दूर ले जाया जाता है।
दूर ले जा करके तब इन्हें सौंपा जाता है परिवार को। इन बहुत सारी बातें होती है, वो सब हमें पढ़ना नहीं है। अगर वो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर वीडियो है, उस पर जाइए, भगत सिंह की जीवनी को देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल हम लोग फिर अपने अध्यायों के साथ, एक पत्र एक लेख के साथ, और तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं।